बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिजनेस मैथमेटिक्स 2। आज हम इसका लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारा मेन टॉपिक रहेगा। लेट्स सी व्हाट वी डिड इन लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर समरी, वी स्टार्टेड चैप्टर 20 एंड कवर्ड सेक्शन 20.1 which was about graphical representation of bivariate functions। तीन मेन टॉपिक्स थे इसमें: ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ bivariate functions, स्केचिंग ऑफ bivariate functions, ट्रेस ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बाइवेरिएट फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्केच करने के लिए, उनके ग्राफ्स देखने के लिए ही हमने की थी। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली क्योंकि हमने अभी बाइवेरिएट फंक्शन को कंटिन्यू करना है, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले अगर हमें ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना आ जाएगा तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये सरफेसेस होते हैं जो बाइवेरिएट फंक्शन के ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, सरफेस होते हैं, उन्हीं का अगर हम किसी प्लेन पे उनका इमेज ले लें तो वो ट्रेसेस कहलाते हैं उसके। ठीक है, कि अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट कर दें और दूसरे वेरिएबल में अगर कर्व को स्केच करेंगे तो वो उसका ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 20.2 देखेंगे विच इज़ अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शंस की भी की, अब हम डिफरेंशिएशन बाइवेरिएट फंक्शन की कर रहे हैं। तो बाइवेरिएट फंक्शन में सिंपल डेरिवेटिव्स नहीं होते बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, आगे हम डिफाइन भी करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं आज वो हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस, इंटरप्रेटिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, well, let's start today's lecture which is about partial derivatives. Although more involved, the calculus of bivariate function is very similar to that of single variable functions। ठीक है, जैसे हम सिंगल वेरिएबल को डील करते रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स निकालते रहे हैं, उनके साथ जितना भी प्ले किया हमने, वही काम हम बाइवेरिएट फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस डेरिवेटिव्स ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको इंटरप्रेट भी किया जाता है कि इनका मतलब क्या है, कि अगर आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव क्या है को बताओ तो सही। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स और उसकी इंटरप्रिटेशन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। With single variable functions, the derivative represents the instantaneous rate of change in the dependent variable with respect to the change in the independent variable। ठीक है, यही हमने देखा था सिंगल वेरिएबल में कि आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है तो आपके ओरिजिनल फंक्शन में किस रेट से चेंज आ रही है, ये हम डेरिवेटिव को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। फॉर बाइवेरिएट फंक्शंस देयर आर टू पार्शियल डेरिवेटिव्स। These derivatives represent the instantaneous rate of change in the dependent variable with respect to changes in the two independent variables separately। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में हमने ये नहीं देखना, देखिए फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो हम करस्पॉन्डिंग चेंज देख सकते हैं वेरिएबल z में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब है वो ये है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से z कितना चेंज होता है, ये हम देखते हैं कि x के चेंज होने से z में कितना रेट है और y के चेंज होने से z का कितना रेट है। इन दोनों को सेपरेटली अगर हम डील करें तो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, ये नोटेशंस हैं। गिवन अ फंक्शन z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, a partial derivative can be found with respect to each independent variable। ठीक है, तो अगर z दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर, तो आपने दोनों के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। आप पार्शियल z बाई पार्शियल x कर लें, पार्शियल z बाई पार्शियल y कर लें। ठीक है, द पार्शियल डेरिवेटिव्स टेकन विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय, ये देखिए इसमें d नहीं हमने यूज किया, ये देखें ये जो है d नहीं यूज किया हमने, ये है पार्शियल। इस साइन को कर ली, ये उल्टा 6 है बेसिकली। अगर आप 6 इस तरह से लिखते हैं तो इसको उल्टा कर दें ये। ठीक है, तो ये पार्शियल साइन है, इसको पार्शियल कहते हैं। साइन आपका कर ली x है, कर ली, लेकिन हम क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको पार्शियल ही पढ़ लेते हैं, पार्शियल z बाई पार्शियल y, पार्शियल z बाई पार्शियल x। तो ये है z का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, और या इसको ये जो f की नोटेशन में fx लिखा जा सकता है। द पार्शियल डेरिवेटिव टेकन विद रिस्पेक्ट टू y इज डिनोटेड बाय दिस, पार्शियल z बाई पार्शियल y और f ऑफ y। पार्शियल डेरिवेटिव टेकन विद रिस्पेक्ट टू y इज डिनोटेड बाय पार्शियल z बाई पार्शियल y और f ऑफ y। ठीक है, although both notational forms are used to denote the partial derivative, we will use the subscribed notation partial
subscripted notation fx fy in this chapter. अब देखें इस तरह था ना, जैसे अगर आप रिकॉल करें y जब f ऑफ x का फंक्शन था तो हमने एक नोटेशन ये दी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अगर f को यूज करें तो f प्राइम लिखते हैं हम, f प्राइम ऑफ x ऐसे, ठीक है। लेकिन अब जो है हमारे साथ जो मसला आ रहा है वो ये है कि z जो है वो फंक्शन है x का भी और y का भी, ठीक है। अब ये तो हमने लिख लिया कि ये पार्शियल z बाई पार्शियल x है और ये पार्शियल z बाई पार्शियल y है, दो डेरिवेटिव जो हम निकाल, ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट अलग अलग डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसको f प्राइम कहूँ ना कि f प्राइम ऑफ x y है ये, ठीक है, तो फिर ये भी f प्राइम ऑफ x y है क्योंकि ले तो आप डेरिवेटिव रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों ही f प्राइम है तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा रिस्पेक्ट, कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि ये तो नोटेशन ठीक है, दिस इज फाइन, लेकिन इस नोटेशन में हमारे साथ प्रॉब्लम रहेगी कि हम कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसलिए ये प्राइम नहीं यूज किया जाता, ठीक है। तो जब प्राइम की जगह हम इन्हें सबस्क्रिप्टेड नोटेशन दे देते हैं कि ये fx और ये सबस्क्रिप्ट है fx और fy। अब पता चल गया कि ये डेरिवेटिव है, प्राइम नहीं लिखना यहाँ पे आपने, ठीक है ना। उधर तो एक ही वेरिएबल था ये x, तो f प्राइम का मतलब था डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे अब f प्राइम से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए हम fx, और ये चैप्टर में क्या रहा कि हम fx और fy ही यूज करेंगे। तो बेसिकली fx क्या हुआ, fx हुआ पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ fxy, ठीक है। इसी तरह जो fy है ये क्या है, ये है पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ fxy, कि अपने फंक्शन को रिस्पेक्ट टू y, और पार्शियल का मतलब ये है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, आम डेरिवेटिव नहीं है जो हम पहले निकालते रहे। पार्शियल डेरिवेटिव्स की मैथमेटिकल डेफिनेशंस आप देखते हैं, ये देखें अगर आप रिकॉल करें तो जब y इज इक्वल टू fx था, ठीक है, तो हमने जो डेरिवेटिव निकाला f प्राइम ऑफ x या dy बाई dx जो भी आप उसको कहें, dy बाई dx, ठीक है, या f प्राइम जो भी आप उसको कहते हैं, ठीक है, ये क्या था, ये था कि f x में कोई इंक्रीमेंट लें, x प्लस h करें, माइनस fx करें, डिवाइड कर दें h के ऊपर, और ये लिमिट ले लें h गोज टू 0, ठीक है। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास मसला ये है कि आपके पास फंक्शन है दो fxy, तो क्या करेंगे कि जब आप fx कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो x में इंक्रीमेंट लेना है, सिर्फ x में कोई इंक्रीमेंट लें, y नहीं चेंज हो रहा, माइनस fxy, ठीक है। अब इंक्रीमेंट सिर्फ x में आया और लिमिट ले लें, तो देखें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया डेफिनेशन में। फ़र्क यही आया कि क्योंकि आप हमारे पास दो वेरिएबल थे तो ये दूसरा वेरिएबल एक्स्ट्रा आता रहा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये साथ साथ चलता रहेगा वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह अगर हम x में ना लें इंक्रीमेंट, y में ले लें, तो वो मुझे रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव दे देगा, ठीक है। कि आपने लिमिट ले लिया k गोज टू 0, कि अब मैं x को नहीं चेंज कर रहा, y में इंक्रीमेंट ले रहा हूँ, y प्लस k माइनस y, तो x तो साथ उसी तरह चलता रहा है। देखिए x को चेंज नहीं किया, अब हमने x चेंज नहीं हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाई k, लिमिट k गोज टू 0, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स बनते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन यूज़ की जो हमारे पास पहले थी, लेकिन आप एक वेरिएबल को चेंज करना था, दूसरे को नहीं करना था, ठीक है। तो ये रिगोरस डेफिनेशंस जो लिखी हुई हैं कि गिवन द फंक्शन z इक्वल टू fxy, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एट xy इज fx विच इज लिमिट डेल्टा। अब h की जगह डेल्टा x लिख दिया है, कोई इतना मसला नहीं है क्योंकि इंक्रीमेंट है। देखिए हम कह रहे हैं कि ये x एक्सिस है, तो जो भी आपके पास x था उसमें हमने कोई इंक्रीमेंट ले लिया, तो आपको याद होगा कि इंक्रीमेंट को हमने डेल्टा x भी कहा हुआ है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट आप डेल्टा x भी ले सकते हैं या h भी ले सकते हैं, h और k ले लें या डेल्टा x डेल्टा y ले लें, ठीक है। तो इसको आप डेल्टा x भी ले सकते हैं, ये डेल्टा x है तो ये डेल्टा x है और ये भी डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में बुक ने डेल्टा x यूज़ किया, इसलिए मैंने भी डेल्टा x लिख लिया, x प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है, और डेल्टा x गोज टू 0 प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो तभी हम इसको डेरिवेटिव कहेंगे, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर डेरिवेटिव तो ना निकला, ठीक है। इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू y देखें हम,
कि द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, इसमें देखें x को हमने नहीं छेड़ा, y में कोई इंक्रीमेंट ले लिया तो k की जगह डेल्टा y लिख दिया कि y में कोई इंक्रीमेंट लें, उसी से डिवाइड करें और उसी की लिमिट जीरो को ले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो ये दो डेरिवेटिव है आपके पास। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि इस एग्जांपल को, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि इस एग्जांपल में पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकाले जा सकते हैं। कंसीडर द फंक्शन f of x y एंड फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ठीक है, पहले ये करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x दैट इज हम f of x निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, f x के लिए क्या होगा कि आपने फार्मूले में x प्लस डेल्टा x निकालना है, x प्लस डेल्टा x और y ऐसे ही रहेगा। तो ये f x y है, तो x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x से, तो x रिप्लेस हो गया x प्लस डेल्टा x स्क्वायर से, और y को हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, देखिए x की जगह, ठीक है, ये x प्लस डेल्टा x स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हमने ब्रैकेट, ये हमने स्क्वायर ले लिया इसका। ठीक है, और प्लस 5y स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा x y माइनस f ऑफ x y, यही करना ना, क्या ओरिजिनल फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमने निकाला था 3x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x, ये हमारे पास है, ये वाला पहला, ये पहली टर्म ये आ गई। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करना ये एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई को माइनस करें तो ये आएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5y क्यूब। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5y क्यूब। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करें, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 5y क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 6x डेल्टा x प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं h पे और लिमिट ले लेते हैं। देयरफॉर f ऑफ x इज लिमिट एज डेल्टा x गोज टू 0 तो देखिए f ऑफ डेल्टा x किया y एज इट इज माइनस f ऑफ x y, ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो लिमिट डेल्टा x गोज टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा x आया 6x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर। ठीक है, ये आया था 3 के साथ डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब हमने डेल्टा x गायब करना है ना नीचे से, तो ऊपर एक डेल्टा x का कॉमन फैक्टर है, वो फैक्टराइज कर लें आप। ऊपर डेल्टा x कॉमन था तो हमने डेल्टा x निकाला तो 6x बच गया प्लस 3 डेल्टा x बच गया। डेल्टा x कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, प्लस 3 डेल्टा x, ये बचा। अब डेल्टा x अगर आप रिप्लेस कर दें 0 तो ये आपके पास 6x आ जाएगा। सो दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो देयरफॉर एफ एक्स जो है आपका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 6x आ गया आपका, सिंपल। ठीक है, अब हम दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, फॉर f ऑफ y वी नीड फर्स्ट f ऑफ x, अब एज इट इज रहेगा और y में डेल्टा y ऐड करेंगे, पहले ये चाहिए हमें, वी नीड दिस फर्स्ट। ठीक है जी, तो निकालें f x ऐसा ही है y प्लस डेल्टा y y प्लस डेल्टा y में क्या आएगा, ये था 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब था ना, तो y की जगह y प्लस डेल्टा y आ गया क्यूब। ठीक है, 3x स्क्वायर एज इट इज रहा, इसको ओपन कर दें,
वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर डेल्टा वाई, ये क्यूब का फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, प्लस 3y डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई क्यूब। थ्री एक्स स्क्वायर 5y क्यूब प्लस 15y स्क्वायर डेल्टा वाई प्लस 15y डेल्टा वाई स्क्वायर। तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया इसको, डेल्टा वाई क्यूब, और इसके साथ भी 5 आ जाए, 5 डेल्टा वाई क्यूब। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंड हो गए। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फंक्शन। तो देयरफॉर f ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस f ऑफ एक्स वाई। अब हम एक्स वाई अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस पूरी चीज़ में से अगर हम ये देखिए अपना फंक्शन सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन था ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 15y स्क्वायर डेल्टा वाई प्लस 15y डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा वाई क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब हम वो ले लेते हैं लिमिट, इसको यार k पे डिवाइड भी कर दें। अब डेल्टा वाई पे डिवाइड भी करना है आपने इसको, तो डेल्टा वाई पे डिवाइड भी कर दें। अब देखें क्या ये डेल्टा वाई कॉमन है तीनों टर्म्स में, तीनों में डेल्टा वाई आ रहा है। आप डेल्टा वाई कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 15y स्क्वायर प्लस 15y डेल्टा वाई प्लस 5 डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया नीचे डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई कैंसिल। अब आप लिमिट ले लें। अब कहें कि देयरफॉर एफ वाई जो डेरिवेटिव था वो है लिमिट डेल्टा वाई गोज टू 0। ये फार्मूला लिखा हमने दोबारा, ये अच्छा होता है कि आप एंड पे दोबारा फार्मूला लिखें ताकि पता चल जाए कि ये कहाँ से आई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा वाई गोज टू 0। अब ये हमने निकाला हुआ है, ये देखें, ये जो हमने सारा ये लिखा हुआ है ये तो हमने निकाला। ये देखें, एक डिफरेंस कोशेंट जो है वो हम निकाल चुके हैं, 15y स्क्वायर 15y डेल्टा वाई प्लस डेल्टा 5 डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप डेल्टा वाई 0 पुट करें तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, पीछे बचा जी 15y स्क्वायर प्लस 0। तो देयरफॉर आपके पास जो एफ वाई आया ये 15y स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपके पास एफ वाई और ये आपके पास एफ एक्स था। ठीक है, ये दो डेरिवेटिव आ गए। अब देखिए जिस तरह हमने फर्स्ट वेरिएबल में भी, सिंगल वेरिएबल में भी क्या किया था कि इस तरह डेफिनेशन से निकाले थे डेरिवेटिव, लेकिन फिर बाद में हमने रूल्स को अप्लाई किए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिनको यूज करते हुए हमने ये जो आपके लिमिट डेफिनेशन थी इसके अलावा भी हमने कोई फार्मूलाज डेवलप कर लिए कि किस तरह से डेरिवेटिव निकालने हैं। तो यहाँ पे भी करने चाहिए हमें। ठीक है, तो ये देखें, फॉर्चुनेटली partial derivatives are found more easily using the same differentiation rules we studied in chapter 15, 16, 17. तो जो डिफरेंशिएशन में हमने चैप्टर्स में पढ़े थे रूल्स वही कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सम का डेरिवेटिव अलग अलग डेरिवेटिव का सम होता है, डिफरेंस का डिफरेंस होता है। इस तरह से ये जितने भी हमने रूल पढ़े ये सारे हम पढ़ सकते हैं, अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इज दैट व्हेन अ पार्शियल डेरिवेटिव इज फाउंड with respect to one independent variable, the other independent variable is assumed to be fixed or held constant. तो आप दूसरे को कांस्टेंट समझ के डेरिवेटिव ले लें। अब देखें यहाँ पे इस फंक्शन में, ये देखें फंक्शन ये था आपका। ठीक है, अगर मैं सिर्फ x को डिफरेंशिएट करता तो आंसर क्या आता, 6x। तो ये देखें आंसर 6x ही आया। और अगर मैं सिर्फ y को डिफरेंशिएट करता तो यहाँ से देखें 15y स्क्वायर आता और ये देखें 15y स्क्वायर आया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करें तो डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करें तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आसान हो गया काम। तो इन फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, y इज assumed to be constant. A very important point is that the variable which is assumed constant must be treated as a constant in applying the rules of differentiation. है वो वेरिएबल है लेकिन हमने कंसिडर कर लिया कि ये कांस्टेंट है,
ठीक है। तो जब कांस्टेंट है तो फिर रूल्स के अंदर भी वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है। ये देखें, हमने अगर एफ एक्स निकालना है तो ये है पार्शल बाई पार्शल एक्स ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है तो y को हम कांस्टेंट अस्यूम करेंगे, ठीक है। तो होल्ड y कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट कर लें। अगर कांस्टेंट करना नहीं है, ज़हन में रखना कि ये कांस्टेंट है। अब देखिए 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस ये 6y स्क्वायर, ये सारे का सारा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। तो आंसर आ गया 10x। इसी तरह अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करता हूं एफ वाई, ये है पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे अब हमने इसको कांस्टेंट रखना है x को, होल्ड x कांस्टेंट नाउ, ठीक है। अगर x को हम कांस्टेंट होल्ड करें तो क्या आएगा आपके पास 0 आ जाएगा ना इसका डेरिवेटिव, क्योंकि 5x स्क्वायर तो कांस्टेंट था। तो 6 एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये आ गया 12y। तो देखा कितने आसानी से हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालनी है पुराने रूल यूज करके, ठीक है। तो ट्रीट एज अ कांस्टेंट करना है, उसको कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं देनी, ये याद रखें, ठीक है। कि अगर मैं लिखता हूं ना पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ y, कोई भी y का फंक्शन हो तो ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं पार्शियल बाई पार्शियल y कर रहा हूं और कोई भी फंक्शन है x का, तो पूरे का पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, क्योंकि x के लिए एफ वाई सारे का सारा कांस्टेंट है, इसी तरह y के लिए x सारे का सारा कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों आ जाएं, फिर क्या करें। तो अगली एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखें इस फंक्शन में दोनों आ गए, x भी और y भी। तो अब देखें अगर मैं एफ एक्स निकालता हूँ, इसका मतलब है ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, f का, ये f है। अब मुझे बताएं x के लिए क्या क्या कांस्टेंट होगा। 4 कांस्टेंट होगा x के लिए, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और y भी कांस्टेंट है, तो y को 0 नहीं करना, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आपने 4 को 0 नहीं किया ना, जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको तो 0 नहीं करते, मल्टीप्लाई जो हो रही होती है उसको उधर ही रखते हैं, साथ जो x वाली टर्म्स है उनको उनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 4 और y ये दोनों कांस्टेंट थे, हमने 4 और y दोनों कांस्टेंट अपनी जगह पे रखे, x का डेरिवेटिव ले लिया विच इज 1, ठीक है। तो आंसर आ गया 4y, ठीक है। इसी तरह अगर मैं y के साथ डेरिवेटिव लूं, ये है पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ 4xy। अब इस y के लिए ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है 4x, अगर 4x कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट रखें और डेरिवेटिव किसका लेंगे, y का विच इज 1, तो ये y का डेरिवेटिव 1 आ गया। बाकी 4x तो कांस्टेंट था, वो अपनी जगह पे है, तो आंसर क्या आ गया 4x, ठीक है। तो इस तरह से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं y को कांस्टेंट ट्रीट करके। अगर y x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो y उधर ही खड़ा रहेगा, x का डेरिवेटिव ले लेंगे, इसी तरह x उधर ही रहेगा, y का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो इस तरह से आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। ये देखिए एक एग्जांपल, ठीक है। इसमें अगर मैं एफ एक्स निकालना चाहूं तो क्या आएगा, डायरेक्ट निकालते हैं। x के लिए -10 कांस्टेंट है, ये x का डेरिवेटिव 1 है और y क्यूब भी कांस्टेंट है, y क्यूब कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 0 नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो ये -10 y क्यूब आ गया। इसी तरह अगर मैं एफ वाई करना चाहूं तो इसमें -10 x पूरे का पूरा कांस्टेंट था, 0 नहीं किया इसको, ये उधर ही रहेगा, और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3y स्क्वायर, तो ये आएगा -30 xy स्क्वायर। तो इस तरह से आपने डेरिवेटिव निकालने हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। 2, और हर दफा 2 पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे, एक नहीं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें e टू द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आपको रूल याद है, रिकॉल करें इसके लिए एक रूल, कि जब हमने डेरिवेटिव लिया था e टू द fx का, तो क्या किया था कि डेरिवेटिव तो e टू द fx वापस आ जाता है, लेकिन आगे f का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये रूल हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं fx निकालूं तो ये है डेरिवेटिव किसका, विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ माई फंक्शन,
ठीक है, तो इस तरह की चीज बनी e टू द पावर समथिंग। अब ये है कि इसका डेरिवेटिव तो वही आ जाता है e टू द पावर समथिंग, ये वापस आता है, लेकिन आगे डेरिवेटिव लिया जाता है किसका, पावर का। पावर का डेरिवेटिव अलग से लिया जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव हम रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये x के डेरिवेटिव आगे आएगा। तो अब देखें यहाँ से इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, ये जो हमने लिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और वाई स्क्वायर का क्या आएगा 0, सही है ना, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का 0। तो ये 2x पहले लिख लेते हैं और e टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाद में, तो ये डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y अगर लेना चाहें, ये आया, इसमें हम क्या करते हैं कि यही एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो वही वापस आता है, लेकिन अब आगे हमने डेरिवेटिव लेना है पावर का, ठीक है। तो पावर विद रिस्पेक्ट टू y, अब पावर का क्या डेरिवेटिव आएगा, एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y। तो 2y क्योंकि हम एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको पहले लिख लें, 2y पहले लिख लें और e टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव आ गया रिस्पेक्ट टू y, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शन के ले सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड f(x) एंड f(y) इफ f of x y इज 3x minus 2y स्क्वायर क्यूब। अब आप रिकॉल करें एक फार्मूला था, f(x) की पावर है कोई n, उसका डेरिवेटिव हमने कैसे निकाला था कि आप पहले n को नीचे लाएं, f(x) की पावर 1 कम करें और फिर ये जो अंदर फंक्शन है बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन था, इसको यूज करेंगे अब हम, f(x) पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ ये। अब देखिए सबसे पहला क्या है कि पावर नीचे उतारें, 3 नीचे उतारें, पावर कम करें और फिर डेरिवेटिव लें अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन सिर्फ ये है हमारे पास बगैर पावर के, ठीक है, 3x minus 2y स्क्वायर बगैर पावर के। देखिए पावर नहीं लिखी अब मैंने। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, थ्री एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया और माइनस 3 डेरिवेटिव 1 माइनस 2y स्क्वायर इज 0, ठीक है। तो ये 2y स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट था ना 0 हो गया। इधर नहीं हमने 0 करना है, इसको याद रखेंगे, इधर तो हमने पावर रूल लगाया है, ये f(x) जो भी था हमने वही वापस लिख दिया इधर, तो हमने पावर रूल लगाया इसलिए इधर 0 नहीं करना, 0 आगे करना है। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इस स्टेप में, 3x का डेरिवेटिव 3 और इसका डेरिवेटिव 0, तो ये 3 और ये 3 बाहर मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर आया 9 टाइम्स 3x माइनस 2y स्क्वायर पावर 2, तो ये आपके पास आंसर। इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू y निकालना चाहें हम, ये अब फिर वही पहले पावर रूल लगेगा, डजंट मैटर कि ये x के साथ है या y के साथ, पहले पावर रूल लगता है कि 3 इस तरह आया। अभी हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन हम लिखेंगे, पावर 2 आ गई। अब आगे हमने डेरिवेटिव लेना है ये अंदर वाले फंक्शन का, 3x माइनस 2y स्क्वायर का, ठीक है। तो 3x माइनस 2y स्क्वायर का पहले हमने डेरिवेटिव लेना है और ये देखते हैं अब क्या आता है। विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये 0 हो जाएगा पूरे का पूरा, और -2 अपनी जगह पे है, y स्क्वायर का 2y आ गया। अब ये क्या -4y, अब -4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12y आ जाएगा बाहर, और ये 3x माइनस 2y स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। तो ये विद रिस्पेक्ट टू y भी आ गया डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो इस तरह से हम विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इंटरप्रेट करेंगे डेरिवेटिव्स को। अब हम इंटरप्रेट करते हैं डेरिवेटिव्स को। Interpreting partial derivatives. One interpretation of partial derivatives deals with the tangent slope. As with the single variable functions, the partial derivatives f(x) and f(y) have the tangent slope interpretation. ठीक है, जैसे हमने
सिंगल वेरिएबल में किया था। सिंगल वेरिएबल में देखें, फिर हम रिकॉल करते हैं कि सिंगल वेरिएबल में जब हमारे पास fx था, ठीक है, ये कोई फंक्शन है fx, y इज इक्वल टू fx, तो हमने कहा जी कि ये जो किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें इस तरह की, ठीक है, जो इसको एक पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, तो इसकी जो स्लोप होगी, इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी वो आपका f प्राइम ऑफ x है, ठीक है। डेरिवेटिव जो है वो स्लोप देता है। अब हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन है, तो टू वेरिएबल में ये स्लोप किस तरह देगा? ट्रू वेरिएबल में तो सरफेस होते हैं। fx is a general expression for the tangent slope of the family of traces which are parallel to the xy plane, ठीक है। xz प्लेन के पैरेलल जितने ट्रेस है ना सरफेस के, उनकी ये स्लोप देगा। इसी तरह fy जो है वो टेंजेंट स्लोप देगा फैमिली ऑफ ट्रेसेस जो कि yz प्लेन के पैरेलल है। The partial derivative estimates the change in z given a change in x assuming y is held constant। जब y को आपने कांस्टेंट रख दिया तो ये कौन सा प्लेन आएगा? xz प्लेन के पैरेलल आएगा ना, हमने पढ़ा हुआ ये। जब आपने y को कांस्टेंट रखा तो xz जो प्लेन था ना, ये लेट्स से ये x और ये z प्लेन है, तो इसके पैरेलल एक प्लेन आएगा जो कि y कांस्टेंट का प्लेन है। इसका मतलब उस प्लेन में जो फंक्शन का जो ट्रेस बन रहा था ना, उस ट्रेस की स्लोप जो है ये fx देता है आपको। इसी तरह fy में आपने x को कांस्टेंट रखना है ना, तो फिर yz प्लेन के पैरेलल आता है x कांस्टेंट। x को कांस्टेंट रखें तो yz के पैरेलल प्लेन है, उस प्लेन में जो ट्रेस बन रहा है ना आपके फंक्शन का, ठीक है, उस ट्रेस का स्लोप देता है fy, ठीक है। सो in previous lecture we saw that when y is held constant the corresponding traces are graphed parallel to the xz plane, ठीक है। तो fx represents the slope of these traces, ठीक है। तो इसमें हम मैं आपको दिखाता हूं कि देखें, अगर आपके पास ये y है, ये z है और ये x है, ठीक है। इसी तरह था ना, हमने कहा जी कि कोई हम फंक्शन लेते हैं तो yz प्लेन में, देखिए yz प्लेन ये है, तो yz प्लेन में एक हमने एग्जांपल भी की थी कि इस तरह का ट्रेस आ रहा था yz प्लेन में, ठीक है, इस तरह का ट्रेस आ रहा था ये। इसी तरह अगर मैं कोई x कांस्टेंट रखूं तो यहाँ पे जो आ रहा है आपके पास पैरेलल टू yz प्लेन, ये एक yz प्लेन है, और उसी सरफेस का अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है ना, तो इसी तरह की कोई कर्व आ जाती है इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, इस तरह कोई इस तरह आ जाएगी नीचे कर्व, ठीक है, ये कर्व। तो ये कर्व है जनरली इस प्लेन में जो yz प्लेन के पैरेलल था, ठीक है, पैरेलल टू yz प्लेन, तो yz प्लेन के पैरेलल था ये, तो इस पे ये ट्रेस आया, ये ट्रेस है उस फंक्शन का। इस ट्रेस के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करें ना, तो उसकी जो स्लोप है, ठीक है, ये आपकी आती है fx। ये भी वही है, ये भी देखें, ये y को कांस्टेंट रखा ना, y को 0 रखने से ही आया, तो आया तो कांस्टेंट, इसके किसी पॉइंट पे ये स्लोप निकालें तो ये भी fx से आएगी, किसी और पॉइंट पे स्लोप निकालें ये fx से आएगी, ठीक है, पॉइंट चेंज करते जाएं इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली fy assumes that x is held constant, अगर x को कांस्टेंट रखें तो ये वापस चलते हैं। देखें y हमने यहाँ पे करना था y इज हेल्ड कांस्टेंट, ये हम x y z बनाते हैं इधर, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो एक्स जी प्लेन है वो ये प्लेन है, ठीक है, ये एक्स जी प्लेन है। इस पे अगर लेट से कोई सरफेस आ जाता है इस तरह का, लेट से ये आ गया, इसी तरह इस इधर एक्स को कांस्टेंट रखें ना, एक्स को कांस्टेंट रखें, सॉरी वाई को कांस्टेंट रखें, वाई को हल किया ना, अस्यूमिंग वाई इज हेल्ड कांस्टेंट। जब वाई को कांस्टेंट रखा तो यहाँ पे ये एक प्लेन आ गया जो कि पैरेलल है आपके एक्स जी प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। इधर अगर कोई ट्रेस लेंगे तो वो इस तरह का कोई ट्रेस आ जाएगा, ठीक है, कि आपके पास लेट से ये ट्रेस आ गया, ठीक है, कोई भी ट्रेस आ सकता है, इसी तरह का कोई ट्रेस इधर भी आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रेस पे ये जनरली किसी एक्स पॉइंट पे ट्रेस है, तो इस पे कोई पॉइंट लें और इस कर्व पे स्लोप लगा लें, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इसकी जो स्लोप है, ठीक है, इसकी जो स्लोप है ये आएगी एफ एक्स से। जब आपने y कांस्टेंट किया तो एक्स जी प्लेन के पैरेलल आपने एक
प्लेन बनाया, प्लेन ने सरफेस को कट किया तो एक कर्व दे दी, उस कर्व के ऊपर कोई भी टेंजेंट लेंगे तो वो एफ एक्स आएगी। सिमिलरली एफ वाई अस्यूम्स दैट एक्स इज हेल्ड कांस्टेंट, तो जब एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, ठीक है। तो अब अगर ट्रेस आपका लेट से इस वाई जी प्लेन पे इस तरह का कोई ट्रेस था, ठीक है, तो अब एक्स जी प्लेन, ये जो प्लेन है ना एक्स जी प्लेन, जो प्लेन है पैरेलल टू वाई जी प्लेन, यहाँ पे भी कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी, ये उसी तरह का सरफेस, ठीक है, जिस तरह का यहाँ आया था उसी तरह का यहाँ आ गया। अब इस प्लेन के ऊपर जो आपको ये जो मिला ना, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी जो स्लोप है ये आपकी एफ वाई से आएगी, ठीक है। तो आपने जब एक्स जी प्लेन लिया, वाई जी प्लेन लिया, वाई जी के पैरेलल एक्स जा रहा है, तो एक्स की कोई वैल्यू फिक्स की, इस लाइन पे एक्स को वैल्यू फिक्स की, प्लेन आ गया, उस प्लेन ने सरफेस को जहां पे इंटरसेक्ट किया वो ट्रेस है, उस ट्रेस की जो स्लोप है वो आपको एफ वाई देता है, ठीक है। तो ये स्लोप इंटरप्रिटेशन है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने एक एग्जाम्पल की थी लास्ट लेक्चर में, हमने जब स्केच किए थे तो एक स्केच किया था हमने ग्राफ, उसकी इस तरह का ग्राफ बना था उसका, ठीक है, उसके जो ट्रेसेस हैं वो इस तरह से बने थे कि एक ट्रेस इस तरह आ रहा था, दूसरा ट्रेस इस तरह आ रहा था, इसी तरह यहाँ पे और ट्रेसेस आ रहे थे, ये ट्रेस आ गया था, ये एक और ट्रेस था, ये एक और ट्रेस था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये ट्रेस था, ये ट्रेस था, ये ट्रेस था। तो ये ट्रेस हैं जो एक्स की वैल्यूज फिक्स करने से आ रहे हैं, एक्स की कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है। ये ट्रेसेस हैं जो ये ट्रेसेस हैं जो वाई को फिक्स करने से आ रहे थे, ठीक है। ये राइट पे हम जा रहे हैं ना, तो वाई की डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये हम नीचे जब आ रहे हैं, ठीक है, ये जब नीचे हम आ रहे हैं, ये वाला ये नीचे, ये एक्स की वैल्यूज को फिक्स करने से आया, ये, ठीक है। तो अब अगर आप ये जो वैल्यू है इसको अगर आप जब हमने एक्स को फिक्स किया तो ये एफ वाई से स्लोप आएगी, ठीक है। जब हमने एक्स को फिक्स किया, जब हम y को फिक्स करेंगे, यहाँ पे देखें ये y की वैल्यूज फिक्स कर रहे हैं, तो ये ट्रेसेस आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन पे जब हम स्लोप लेंगे तो ये एफ एक्स से आएंगी, क्योंकि y की वैल्यू फिक्स की ना, तो डेरिवेटिव तो एफ एक्स से आया, तो ये आपको स्लोप देगा, ठीक है। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि देखें कोई भी सरफेस है, लेट्स से ये स्फीयर पड़ा हुआ है, आपने वाई जी के पैरेलल जब कट किया ना तो एक्स की कोई वैल्यू ली, एक्स की वैल्यू ली, कट किया, तो लेट्स से ये आ गई आपके पास कर्व कट करने, इसकी जो स्लोप है ना वो आपको एफ वाई देगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आप स्लोप ले रहे हैं। अगर उसकी एक्स डायरेक्शन में स्लोप लेंगे किसी भी पॉइंट पे तो वो आपके पास एफ एक्स आएगा, वाई डायरेक्शन में लेंगे एफ वाई आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल की कि स्लोप की ये स्लोप्स तो आ गई, एक इंटरप्रिटेशन तो ये आ गई। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, क्या रेट ऑफ चेंज कोई आए तो वो भी ज़ाहिर डेरिवेटिव से आती है, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शंस को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखें, मल्टी प्रोडक्ट डिमांड इंटर रिलेशनशिप्स। अभी तक हमने जो भी किया था ना, हमने अस्यूम किया था कि जो डिमांड्स है ना, डिमांड वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है जो कि प्राइस है, ठीक है। So up till this point we have assumed that the demand for a product only depends on the price of that product. लेकिन usually ये true नहीं होता। Thus the demand function we have examined had this form. इस तरह की demand function हम पढ़ते रहे हैं कि Q जो है वो सिर्फ price का function है, ठीक है। लेकिन generally ऐसा नहीं होता। Frequently, the demand for a product or service is influenced not only by its own price, but also by the prices of other products or services. कई दफ़ा दूसरी चीज़ों की प्राइसेस ऊपर नीचे होने से भी किसी एक क्वांटिटी में फ़र्क पड़ सकता है, उसकी अपनी प्राइस पे नहीं डिपेंड करता हर दफ़ा, लोग दूसरी चीज़ों की प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है। इक्वेशन बिलो, ये नीचे जो इक्वेशन दी हुई है, इज अ डिमांड फंक्शन। देखें Q1 डिमांड फंक्शन है और ये 3 प्राइसेस पे डिपेंड कर रहा है, P1, P2, P3 पे, ठीक है। ये डिमांड प्रोडक्ट 1 की है, डिमांड प्रोडक्ट 1 की है, देखें Q1, लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पे डिपेंड कर रही है। इक्वेशन इज डिमांड फंक्शन विच एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट 1। ये प्रोडक्ट 1 की क्वांटिटी डिमांडेड थी ना, इसलिए हमने Q1 लिखा इसको, लेकिन ये फंक्शन है प्राइस P1 एज वेल एज द प्राइसेस ऑफ अदर 2 प्रोडक्ट्स P2 एंड P3, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्ट 1 की प्राइस थी, लेकिन ये इन 2 पे भी डिपेंड कर रहा है और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है ये।
Partial derivatives of this demand function can provide a measure of the instantaneous response of demand to changes in the prices of three goods. ठीक है, अब अगर हम इन तीनों के डेरिवेटिव निकालें, क्या होगा डेरिवेटिव FP1 क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। FP1 का मतलब है -2.5 टाइम्स 1 और ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 निकालेंगे तो सिर्फ -2.5 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू P2 करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू P3 करेंगे तो सिर्फ 1.5 आएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हमने निकाले। ये कह रहा है जी कि ये जो FP1 इज इक्वल टू -2.5 आया, इसका क्या मतलब है कि ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर P2 और P3 हम कांस्टेंट रखें, यानी अगर प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 की प्राइसेस ना चेंज करें, तो फिर आपकी प्रोडक्ट 1 की जो डिमांड है वो डिक्रीज करेगी बाय 2.5 यूनिट्स फॉर एवरी यूनिट P1 इंक्रीजेस। यानी $1 P1 को इंक्रीज करने से, प्रोडक्ट 1 के $1 कीमत इंक्रीज करने से 2.5 क्वांटिटीज में डिक्रीज आएगी। ठीक है, 2.5 क्वांटिटीज में डिक्रीज आएगी डिमांड में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बाकी दो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी लिखें, सिमिलरली FP2 इज इक्वल टू 3 एंड FP3 इज 1.5। इनका क्या मतलब है कि अगर मैं FP2 का मतलब ये है कि अगर मैं प्राइस P2 की प्राइस, सेकंड प्रोडक्ट की प्राइस 1 यूनिट बढ़ाऊं, P1 और P3 कांस्टेंट कर दिया ना हमने, जब FP2 कहा तो P1 और P3 कांस्टेंट कर दिया। तो देखें P2 की प्राइस $1 इंक्रीज होने से 3 यूनिट्स डिमांड इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट 1 की। अब देखिए, हालांकि प्राइस प्रोडक्ट 1 की प्राइस मैंने चेंज ही नहीं की, लेकिन प्रोडक्ट 1 की जो डिमांड है वो चेंज हो गई P2 की प्राइस चेंज करने से भी। ठीक है, तो किसी और प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से आपकी प्रोडक्ट 1 की डिमांड चेंज हो रही है। इसी तरह यहाँ पे P1 और P3 हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो P1 और P2 कांस्टेंट रखा हुआ है, तो P3 की 1 यूनिट प्राइस बढ़ाने से 1.5 यूनिट्स डिमांड इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट 1 की। ठीक है, तो ये देखिए हमने लिखा है कि these two derivatives indicate that instantaneous rate of change in demand associated with changes in the prices of other two products। ठीक है, और अगर हम ये देखें तो ये जो दो हैं, ये तो इंस्टेंटेनियस रेट चेंज आगे बाकी दो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज करने से। ठीक है, तो अब ये जो हम कह रहे हैं FP2 इक्वल टू 3 है, इसका क्या मतलब है, दिस सजेस्ट दैट डिमांड फॉर प्रोडक्ट 1 विल इंक्रीज एट एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ 3 यूनिट्स। देखें ना, 3 यूनिट्स इंक्रीज होगा विद अ चेंज इन प्राइस 2 P2, प्रोडक्ट 2 की प्राइस चेंज करने से प्रोडक्ट 1 की डिमांड चेंज हो रही है। इसी तरह FP3 जो 1.5 हमने रखा है, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट 1 की डिमांड इंक्रीज होगी 1.5 यूनिट अगर हम P3 इंक्रीज करें 1 यूनिट, यानी कि प्रोडक्ट 3 की प्राइस इंक्रीज करने से प्रोडक्ट 1 की डिमांड चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से डिमांड फंक्शंस जो हैं एक से ज़्यादा प्राइसेस के फंक्शंस भी हो सकते हैं, और फिर हर प्राइस का क्या मतलब है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, उसकी भी इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल थी जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखा किसी एक फंक्शन में, कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स तो उनका फिजिकली क्या मतलब होता है। ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किस हिसाब से ये देते हैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड डेरिवेटिव्स, कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन बाइवेरिएट फंक्शंस में किस तरह के नजर आएंगे। ठीक है, फॉर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f of x y, 2 वेरिएबल का फंक्शन है, देयर आर 4, अब ये देखें 4 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। फर्स्ट ऑर्डर 2 आए थे तो सेकंड ऑर्डर 4 आ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में हम इनको डिवाइड करेंगे। एक को हम कहेंगे प्योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एक को कहेंगे मिक्स्ड डेरिवेटिव्स। मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर और प्योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, द 2 प्योर, ये जो प्योर पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना वो ये है f(x)(x), f(y)(y). ठीक है, द प्योर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x f(x)(x) is found by first finding f(x) and then again differentiating this function with respect to x। तो 2 दफा आप कर रहे हैं। इसी तरह जो f(y)(y) है, ये f(y) को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने से आएगा f(y)(y). ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि f(x)(x) का क्या मतलब हुआ कि आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है f(x) को,
यानी वो पहले ही एफ एक्स था, यानी पहला पार्शियल डेरिवेटिव था वो एक्स के, और आपने फिर एक्स से ही कर दिया इसको, तो इसका मतलब है कि ये एफ एक्स है और इसको दोबारा आप एक्स से ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये जो एक्स है ये इस तरह आके लिखा जा सकता है ना इधर, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि ये एक्स पहले से मौजूद था, एक एक्स और आ गया, तो ये पहला डेरिवेटिव है, याद रखें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है जो राइट साइड पे आ रहा है, ये सेकंड है। इसी तरह एफ वाई, वाई का क्या मतलब है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं और एफ वाई का ही, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एफ वाई वाई आ रहा है, ये जो रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव था वो इधर आया, ठीक है। ये इसका मतलब है कि एफ वाई तो पहले ही था, एक और वाई आ गया। अब इसमें ये वाला फर्स्ट है और ये सेकंड है, हमेशा यही होता है, ठीक है। तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई ये सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, इनको प्योर कहते हैं, प्योर पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मिक्स्ड है उसमें ये है कि आप एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें या वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, तो फिर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे आपके पास। ये है द टू मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसमें देखें एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स वाई का मतलब कि आपने एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया। The mixed partial derivative fxy is found by determining fx and then differentiating with respect to y. इसी तरह जो fyx है तो इसमें fy को पहले निकाला है और फिर with respect to x उसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो ये कैसे आएंगे, देखें कि आपने fx को पकड़ा और with respect to y डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये है fxy, ठीक है, तो which is fx, ठीक है, और फिर ये विद रिस्पेक्ट टू y था ना, तो ये एफ एक्स वाई, ये मतलब है इसका। अब फिर ये देखें x फर्स्ट है, ये याद रखें, एफ एक्स वाई का मतलब y फर्स्ट नहीं है, x फर्स्ट है। जो f के करीब होता है ना, एफ एक्स, f के जो करीब है वो पहला डेरिवेटिव, जो दूर है वो दूसरा डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये y जो है ये सेकंड है। इसी तरह अगर मैं जो एफ वाई था इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, यानी कि एफ वाई तो मौजूद था, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया तो एफ वाई एक्स आया। तो अब एफ वाई पहले का मौजूद था ना, तो ये वाई फर्स्ट डेरिवेटिव है और एक्स जो है ये सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये मिक्स्ड पार्शियल आ गए। अब देखें किसी एक फंक्शन के लिए, ठीक है, आपके पास एक एफ फंक्शन मौजूद था, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपके पास एफ एक्स आया, ठीक है। जब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एफ वाई आया, ठीक है ना। जब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया तो एफ वाई आया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो एफ एक्स आया। अब एफ एक्स एक और फंक्शन आ गया, इसको भी आप दो तरह से कर सकते हैं कि आप इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, ठीक है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं। एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। इसी तरह एफ वाई को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जा सकता है और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो एफ एक्स आ गया, ठीक है। एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एफ एक्स वाई आ गया। जब एफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो एफ वाई एक्स आ गया, और जब एफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एफ वाई वाई आ गया, ठीक है जी। तो ये चार डेरिवेटिव्स आए, देखें ये चार सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर थे, दो फर्स्ट ऑर्डर, ये 4 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, डिटरमिन ऑल फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 6 डेरिवेटिव निकालने हैं हमने। सबसे पहले एफ एक्स का मतलब ये है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है अपने ओरिजिनल फंक्शन को। ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना है, तो 8 आ गया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 2x, 4y कांस्टेंट है, प्लस 10y क्यूब का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो क्या आया ये 24x स्क्वायर माइनस 8xy, ये पहला फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव fy है, इसमें हमने पार्शियल भी पार्शियल y करना है अपने फंक्शन को, विच इज 8x क्यूब माइनस 4xy x स्क्वायर y प्लस 10y क्यूब।
ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब y के लिए ये कांस्टेंट है ये पूरा, तो ये 0 हो गया। -4x² कांस्टेंट था, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस 10y का 3y² आ गया, तो ये आया -4x² प्लस 30y²। ठीक है जी, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड ऑर्डर निकालते हैं, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड ऑर्डर में सबसे पहले f(x) करना है। तो f(x) में आपने किसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x? f(x) को। f(x) क्या था? ये जो हमने निकाला ये f(x) था, 20x² 8xy, 24x² माइनस 8xy, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था। देखिए ओरिजिनल फंक्शन को नहीं मैं इंटर कर रहा, ये f(x) था आपका, ये जो फंक्शन है ये f(x) था ऑलरेडी, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ। तो ये आया 24 टाइम्स 2x माइनस 8 टाइम्स 1 और y एज इट इज, तो ये आया 48x माइनस 8y, तो ये आपके पास आया f(x)। तो ये एक पहला पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब आप f(x)y कर लें। f(x)y क्या है? इसी f(x) को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है आपने। ठीक है, यही f(x) था ना आपका, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो f(x)y आएगा, तो ये आएगा 0 माइनस 8x टाइम्स 1, तो इसका मतलब है कि f(y) क्या आया? माइनस 8x, ये f(y) आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, वो है f(y)x, यानी कि अब f(y) लें और इसको विद रिस्पेक्ट टू x करें। तो f(y) क्या था हमारा? ये है f(y), देखिए ये था f(y), -4x² प्लस 30y², -4x² प्लस 30y², ये आपके पास f(y) था। ठीक है, ये पहले डेरिवेटिव था रिस्पेक्ट टू y, इसको भी रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो ये पहला -4 टाइम्स 2x आएगा और ये 30y² 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f(y)x इक्वल टू -8x आ गया, ये आपका f(y)x आ गया। ठीक है, अब आपने f(y)y निकालना है जो फोर्थ डेरिवेटिव है, तो ये हमने y को ही विद रिस्पेक्ट टू y कर देना है, तो यही जो y ऊपर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास f(y) था। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये पहला 0 आ जाएगा और प्लस 30 टाइम्स y जो सा ये 2y आ गया, तो दिस इज 60y, तो f(y) जो है वो 60y आ गया। ठीक है जी, तो अब देखें एक जो f(x) था वो ये आया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया f(x) प्लस f(y) जो था वो ये आया था, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड था। ठीक है, तो ये जो है और ये, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, और ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू y। ये x है विद रिस्पेक्ट टू x और फिर y। ठीक है, पहले x था ना फिर y था, तो ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, ये दो सेकंड ऑर्डर इधर हैं और दो आगे अगले पेज पे लिखे हुए हैं, ये भी सेकंड ऑर्डर है और ये भी सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, तो ये 4 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके हो गए। ठीक है, और मोस्टली देखें, ये देखें f(x)y ये भी -8x था और ये f(y)x ये भी -8x है, देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप नोट करें कि जो f(x)y आया था वो -8x आया था और f(y)x भी यही आया था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नोट कर लें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपन्स। ठीक है, दैट इज
एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स आता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, ये इससे दोनों इक्वल आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई आपको ऐसी एग्जांपल मिल सकती है जिसमें ये इक्वल ना भी हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसीलिए मैंने लिखा है, नॉट ऑल टाइम्स, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। हो सकता है आप अपनी इस बुक में कोई एग्जाम्पल देखें ही ना जिसमें ये कभी इक्वल ना आए, हमेशा इक्वल आते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन याद ये रखना कि ये कभी ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल हो, कोई ऐसी एग्जाम्पल आपको मिल सकती है जहाँ पे ये मिक्स डेरिवेटिव सेम ना आते हों, ठीक है। बहरहाल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि ये बराबर हैं, ठीक है। तो ये आपके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव थे जिसमें हमने 4 डेरिवेटिव्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की। एफ एक्स वाई आपको फंक्शन जो गिवन है, दिस इज 5x क्यूब, ये मैंने एक्सरसाइज में से एक प्रॉब्लम आपके ले ली है, 3xy प्लस 3y स्क्वायर, लेट्स से दिस इज योर फंक्शन, और आपने 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। वो कह रहा है, क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब देखिए उसने कहीं भी नहीं कहा कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी निकालें, लेकिन क्या बगैर फर्स्ट ऑर्डर के आप सेकंड ऑर्डर निकाल सकते हैं? आंसर इज नो, हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालने पड़े, उसने पूछा नहीं है लेकिन हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आते ही फर्स्ट ऑर्डर से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई, पहले हमें एफ एक्स और एफ वाई निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एफ एक्स निकालें, एफ एक्स जो है ये है 5x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 15x स्क्वायर, माइनस 3xy का, माइनस 3y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो माइनस 3x आ जाएगा और 3y स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसी तरह एफ वाई अगर निकालें तो 5x क्यूब 0 हो जाएगा, माइनस 3x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 तो माइनस 3x आ गया और प्लस 3 टाइम्स 2 6y आ गया, ये x क्यूब है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है, ये आ गया। अब इन दो डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ एक्स एक्स क्या है कि आपने एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स इज 15x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है आपने, तो क्या आएगा, 15 टाइम्स x स्क्वायर इज 30x माइनस 3, ठीक है। 15x माइनस 3y है, ये y होना चाहिए, ठीक है। देखिए 3xy का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, 3y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 तो ये 3y आएगा, ठीक है। तो माइनस 3y है ये, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एफ एक्स एक्स आया दिस इज 30x, ठीक है, ये आ गया। अब एफ एक्स वाई निकालें, इसी को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है अब आपने, ठीक है ना। 15x स्क्वायर माइनस 3y को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना, तो ये 0 हो जाएगा और माइनस 3y आ जाएगा, 0 माइनस 3 टाइम्स 1, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स वाई जो आया आपके पास वो आया माइनस 3, ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब आपने एफ वाई एक्स करना है, वाई एक्स का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें एफ वाई को, तो एफ वाई क्या था, एफ वाई है माइनस 3x प्लस 6y, माइनस 3x प्लस 6y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 0, तो ये आपके पास आ गया एफ वाई एक्स इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। एफ वाई एक्स इक्वल टू नेगेटिव 3, देखा फिर दोनों बराबर आए कि नहीं आए हैं ना, फिर इक्वल आ गए मैंने, ठीक है। हमने कहा भी था कि मोस्टली ये इक्वल आते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ वाई वाई निकालना है, तो y में रिस्पेक्ट टू y करेंगे एफ वाई को, y इज माइनस 3x प्लस 6y, तो ये 0 हो गया पहला और प्लस 6 टाइम्स 1, तो इसका मतलब है कि एफ वाई वाई जो आया आपके पास वो 6 आया, ठीक है जी। तो ये आपके पास 4 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो तो आप
पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, 4 ऑफ देम, लेकिन 6 निकलेंगे टोटल, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी तो निकालने हैं, 2 वो और 4 ये निकलेंगे। लेकिन मांगे ये 4 थे तो इन्हीं चारों को हमने बॉक्स में डाला है, इन 2 को बॉक्स में नहीं डाला कि ये हमारे आंसर नहीं है, ये तो हमने यूज करने थे इसलिए निकाले। आंसर ये थे, ठीक है, ये आंसर था, ये आंसर था, ये आंसर था और ये, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स 4 ऑफ देम निकाल लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स उनका मतलब क्या होता है, टेंजेंट स्लोप्स देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको क्या देते हैं, ठीक है। जिस तरह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ने आपको कनकेविटी दी थी ना, कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स क्या देता है, कनकेविटी की। अगर एफ डबल प्राइम पॉजिटिव है तो कनकेविटी अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कनकेविटी का क्या मतलब है कि जब आप पानी डालें तो वो पानी गिर जाए डाउन, ठीक है, इस तरह डाउनवर्ड कनकेविटी होती है। ये अपवर्ड कनकेविटी है, पानी डालें तो होल्ड अप। अब भी ये इसमें भी कनकेविटी की जिक्र कर सकते हैं आप कि अगर आप फंक्शन आपका जो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन था, फर्स्ट वेरिएबल का जो फंक्शन था, सिंगल वेरिएबल का, उसमें इस तरह का जो था कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये कनकेविटी अपवर्ड है, ठीक है, और कनकेविटी डाउनवर्ड है कि पानी गिर जाता है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव था, और यहां से लेकर यहां तक होल्ड अप होता है, ठीक है, वाटर होल्ड अप, तो एफ डबल प्राइम पॉजिटिव है, कनकेविटी अपवर्ड है, ठीक है। तो कनकेविटी जो है सेकंड डेरिवेटिव से आती है, अपवर्ड, यहाँ पे अप है, यहाँ पे डाउन है, ठीक है, कनकेविटी अप और कनकेविटी डाउन, ये, ठीक है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में जो एफ एक्स एक्स है, एफ एक्स वाई वाई है, ठीक है, एटसेट्रा, ये भी आपको कनकेविटी से ही रिलेट करते हैं, सरफेस की, ट्रेसिस की, सरफेसेस की, ठीक है। वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। द प्योर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई convey information about the concavity of a function just as the second derivative does for the single variable। अभी मैंने आपको बताया कि second derivative जो single variable का concavity आपको देता है, तो यहाँ पे भी ये concavity ही देगा। fxx offers information about the concavity of traces which are parallel। फिर वही बात, जैसे देखिए fx ने, हमने कहा था ना, fx में जो yz प्लेन के पैरेलल ट्रेस है, उस ट्रेस की टेंजेंट लाइन देता है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव जो एफ एक्स एक्स है, वो उसी ट्रेस की कनकेविटी बताएगा आपको, ठीक है। इसी तरह एफ वाई वाई जो है वो एक्स जी प्लेन, जो एक्स जी प्लेन था उसके पैरेलल जो ट्रेस है, ठीक है, जो वाई एक्स को फिक्स करने से आता है, वाई जी प्लेन के पैरेलल जो एक्स को फिक्स करने से आता है, उस पे जो कर्व आपकी बन रही है, जो ट्रेस बन रहा है, उसकी कनकेविटी के बारे में इंफॉर्मेशन एफ वाई वाई से आती है, ठीक है। तो जो प्योर डेरिवेटिव है एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, ये एफ एक्स एक्स, ठीक है, और एफ वाई वाई, ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द कनकेविटी ऑफ द ट्रेसेस पैरेलल टू ये वाई जी प्लेन, और वो पैरेलल टू एक्स जी प्लेन देता है आपको, ठीक है, क्योंकि वाई फिक्स करने से एक्स जी प्लेन के पैरेलल आते हैं ना, और एक्स फिक्स करने से वाई जी प्लेन के पैरेलल आते हैं। तो ये कनकेविटीज हैं। तो इसका मतलब है यही जो अगर आप, तो यही जो आपने ग्राफ बनाया था पहले, ठीक है, कि ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो आपके पास वो जो ट्रेस आया था, हमने कहा कि ये ट्रेस इसका आया था वाई जी प्लेन के ऊपर थोड़ा सा, और ये ट्रेस आया था एक्स जी प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा हटें तो इस तरह ही एक ट्रेस आपका y की वैल्यू कांस्टेंट लेने से आ जाएगा, ये y की एक और वैल्यू कांस्टेंट लेने से, ये y की इस तरह, इसी तरह x की वैल्यूज कांस्टेंट लेते जाएं तो ये ट्रेसेस आते जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू कांस्टेंट लें तो ये ट्रेसेस आते जाएंगे, x की वैल्यू कांस्टेंट लें तो ये ट्रेसेस आते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ट्रेसेस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये ट्रेसेस हैं। अब जिस तरह हमने कहा था ना कि किसी भी कर्व के ऊपर, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर जो इस एक्स जी प्लेन पे y को फिक्स करने से आ रहा है, y को फिक्स करने से, तो ये एफ वाई से इसकी स्लोप आ रही थी। अब ये जो कनकेविटी आई है ना, ये जो कनकेविटी आई है, ये ठीक है, ये कनकेविटी एफ वाई वाई से आई है। इसी तरह ये जो था, ये जो स्लोप आपने एक्स जी से निकाली थी, ठीक है, ये जो स्लोप आपने एक्स जी से निकाली थी, अब ये जो कनकेविटी है जो एक्स को फिक्स करने से आई है, देखिए एक्स को फिक्स किया तो ये कर्व आई ना, तो एक्स को फिक्स करने से ये एफ वाई वाई पे कनकेविटी आई है, ठीक है। यहाँ पे वाई को फिक्स किया था तो एक्स एक्स बना था, ये वाई को फिक्स करने से ये एक्स एक्स से आई है, ये कनकेविटी एफ वाई वाई से आई है, ठीक है। ये जो इसकी कनकेविटी है ये एफ वाई वाई से आएगी, इसकी जो कनकेविटी है वो एफ एक्स एक्स से आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स को फिक्स किया है। देखिए इधर एक्स को फिक्स कर रहे हैं हम, ये
एक्स को फिक्स करने से जो आया, ठीक है ना, ये एक्स को फिक्स करने से आई, ये एक्स को फिक्स करने से आई, ये एक्स को फिक्स करने से आई, ठीक है। तो जब x को फिक्स करेंगे तो एफ वाई वाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y आएंगे, जब y को फिक्स करेंगे तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आएंगे। तो ये कनकेविटीज हैं कि आपने कोई जिस तरह से देखें, अगर आपके पास एक सफियर हो, ठीक है, ये सफियर है लेट से, ठीक है, ये सफियर सा है आपके पास कोई, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे y की कोई वैल्यू फिक्स की, लेट से y को मैंने कुछ कहा, तो इस पे जो प्लेन कट करेगा इसको, ठीक है, इसको जो प्लेन कट करेगा आपके सफियर को, तो क्या देगा, यहाँ पे एक सर्कल दे देगा। ऐसे ही है ना, एक प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है सफियर को तो आपको एक सर्कल दे देता है ये, ठीक है। तो जब ये सर्कल आया, ये सर्कल इधर बना लेता हूँ मैं, ये आया y की डायरेक्शन में, ठीक है, ये सर्कल आया आपका y की डायरेक्शन, तो y की कोई वैल्यू फिक्स कर दी थी। अब अगर किसी भी पॉइंट पे मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो वो एफ एक्स से आएगी, और अगर ये कनकेविटी देखना चाहूँ कि अपवर्ड या डाउनवर्ड है, कनकेविटी जो है ये फिर आपकी एफ डबल प्राइम से आएगी, ठीक है। तो ये मतलब आप सफियर आपने लिया और एक्स की डायरेक्शन में जो चेंज आ रही है, ठीक है, वो कनकेविटी, जो y की डायरेक्शन में कनकेविटी आ रही है वो एफ वाई वाई से आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई की इंटरप्रिटेशन। मिक्स डेरिवेटिव्स की इंटरप्रिटेशन मुश्किल है, उसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कम से कम एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई की इंटरप्रिटेशन कनकेविटी ही है, जिस तरह एफ एक्स और एफ वाई की इंटरप्रिटेशन स्लोप्स थी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं पार्शियल। जब हमने लास्ट टाइम हमने बाइवेरिएट फंक्शंस पढ़े थे और उसके ग्राफ्स सीखे थे कि कैसे निकाल सकते हैं ट्रेसेस वगैरह। अब अगर बाइवेरिएट फंक्शंस हैं तो वो चेंज हो रहे हैं, उनकी चेंज से एक्स वाई की चेंज से एफ भी चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि उनके रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब कि डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता, बल्कि पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई होते हैं, या एफ एक्स एफ वाई कहते हैं उनको, एफ सबस्क्रिप्ट एक्स एफ सबस्क्रिप्ट वाई। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव जब हमने निकाले तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स, 4 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गए। इनकी इंटरप्रिटेशन उसी तरह ही है जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव की थी। एफ एक्स एफ वाई जो है वो ट्रेसेस के स्लोप्स देता है, और एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई ट्रेसेस की कनकेविटी देता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिफ्रेंसिएशन जो है वो बाइवेरिएट फंक्शंस के लिए पढ़ी। नेक्स्ट टाइम हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे बाइवेरिएट फंक्शन की, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। So we covered section 20.2 today about partial derivatives of bivariate function, interpreting partial derivatives, and then we studied second order partial derivatives, ठीक है। तो next time हम optimization bivariate function की पढ़ेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप next लेसन सुनने से पहले आप वही मैक्सिमम मिनिमम जो हमने फर्स्ट जो हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए जो हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि किस तरह हमने रिलेट किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके फिर सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उधर से हमें पता चलता है कि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ होता है। अब हम 2 वेरिएबल के फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ेंगे कि सेकंड वेरिएबल अगर 2 वेरिएबल्स गिवन हो तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या रोल अदा करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम आप बाइवेरिएट फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।